मैंने पुनर्जन्म लेने के बाद सबसे पहला काम पागलों की तरह पढ़ाई छोड़कर अपनी बॉडी को ट्रेन करना शुरू किया। यहाँ तक कि टीचर्स की फेल करने की चेतावनी और मेरी गर्लफ्रेंड लियू रोयान के ब्रेकअप का भी मुझ पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता था कि सिर्फ 1 महीने बाद पूरी दुनिया में अलग अलग डेविल फ्रूट्स उगने वाले हैं। उस समय जो भी डेविल फ्रूट हासिल करेगा उसे असाधारण शक्तियां मिलेंगी। पिछले जन्म में मुझे भी एक असाधारण शक्ति मिली थी, लेकिन मेरी फ्रूट एबिलिटी कमजोर थी और मेरी फिजिकल फिटनेस भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं ज़ॉम्बी होर्ड में बुरी तरह मारा गया। अब जबकि मुझे दूसरा मौका मिला था तो जाहिर है कि मैं अपने फ्यूचर नॉलेज का पूरा फायदा उठाने वाला था और हर उस चीज को पकड़ने वाला था जिसे इस्तेमाल किया जा सके। मेरी जानकारी के मुताबिक पास ही एक डेविल फ्रूट मौजूद था, स्कूल के बगल वाली फलों की दुकान में। उस दुकान का नाम भी बड़ा अजीब था, गाइड यू टू ब्यूटीफुल। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वह डेविल फ्रूट आखिर किस दिन प्रकट होगा, इसलिए मैं हर दिन उस दुकान पर कुछ फल खरीदने जाता और साथ ही यह भी देखा कि वह डेविल फ्रूट आया है या नहीं। लेकिन आज जब मैं हमेशा की तरह दुकान में घूम रहा था और पाइनएप्पल सेक्शन तक पहुंचा, तभी 2 हरी रंग की छोटी शाखाओं ने अचानक मेरा ध्यान खींच लिया। मैंने ऊपर रखे पाइनएप्पल हटाए और उन शाखाओं का असली शरीर मेरी आंखों के सामने आ गया। बिल्कुल सही, यह मेरी यादों वाली उसी डेविल फ्रूट जैसी थी। यही वन पीस दुनिया के 4 एम्परर्स में से काइडो का डेविल फ्रूट था। मैंने तेजी से बिल चुकाया और बाकी फलों से भरा एक बैग भी उठा लिया ताकि किसी को शक न हो। जैसे ही मैं दुकान से बाहर निकला, सामने एक मजबूत शरीर वाला मध्यम उम्र का आदमी दिखाई दिया, वही आदमी जो पिछले जन्म में अज़्योर ड्रैगन फ्रूट का मालिक बना था। मैंने मन ही मन राहत की सांस ली। अगर मैं थोड़ी देर और कर देता तो ये फ्रूट उसी के हाथ लग जाती। हॉस्टल लौटे ही मैंने एक पल की भी देरी नहीं की और अज़्योर ड्रैगन फ्रूट को उठाकर सीधे एक बड़ा काट लिया। उसका स्वाद ऐसा था जैसे किसी ने सूखे पानी के टैंक और गंदगी के गड्ढे को मिलाकर उसमें सड़ी हुई पोछे की कपड़े को घुमा दिया हो और फिर सीधे मुंह में ठूंस दिया हो। इतनी गंदी टेस्ट थी कि मैं लगभग वहीं उल्टी कर देता, लेकिन मैंने खुद को रोका और किसी तरह उस गूदे को निगल लिया। फिर मैंने दिल मजबूत करके उसका बचा हुआ छिलका, बीज और वह छोटी बैंगनी शाखा भी निगल ली। काफी देर बाद मैंने गहरी सांस ली। अब चमत्कार का बीज बोया जा चुका था, बाकी सिर्फ इंतजार करना था। इसके बाद मैंने मोबाइल निकाला और शॉर्ट वीडियोस तथा फोरम ब्राउजिंग शुरू कर दी। कई प्लेटफॉर्म देखने के बाद मैंने एक आईडी सर्च की और पहला वीडियो खोला। भाइयों, देख रहे हो, ये थंडर फ्रूट है। कमेंट सेक्शन में बोली लगाओ, जो ज्यादा कीमत देगा उसे मिलेगा। ये देखकर मेरा दिल तेज धड़कने लगा। हालांकि अज़्योर ड्रैगन फ्रूट मैं पहले ही खा चुका था और दूसरा डेविल फ्रूट नहीं खा सकता था, लेकिन जब अपोकलिप्स आएगा और सभी लोग इसकी असली कीमत जान जाएंगे, तब करोड़ों रुपए देकर भी एक फ्रूट नहीं मिलेगी। ये सबसे महत्वपूर्ण ट्रेडिंग रिसोर्स थी और अगर ट्रेडिंग में इस्तेमाल न भी करूं तो मैं इसे अपने माता पिता या अपनी बहन को खिला सकता था। वैसे भी दूसरी फ्रूट खाने की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, बस उसके लिए ताकत और किस्मत दोनों चाहिए थी। मैंने कमेंट सेक्शन में कुछ नहीं लिखा, बल्कि सीधे उस पीले बालों वाले लड़के वांग तियानची को प्राइवेट मैसेज भेजा। भाई, ये फ्रूट बहुत बढ़िया बनाई है, बिल्कुल असली जैसी लग रही है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। कमेंट सेक्शन वाले लोग सिर्फ मजाक कर रहे हैं, जो कीमत चाहिए सीधे बताओ, अगर सही लगी तो तुरंत खरीद लूंगा। उसने जवाब दिया, भाई ये सचमुच डेविल फ्रूट है, इसकी कीमत 15 लाख है। मैंने कहा, अगर ये सच में डेविल फ्रूट है तो तुम खुद क्यों नहीं खा लेते? अगर बेचने का इरादा है तो सामान्य कीमत बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा। वह बोला, ठीक है 1 लाख। मैंने कहा, 1000 फाइनल प्राइस। तुम्हारे जैसे कलेक्टिबल मॉडल की यही असली कीमत है। वह थोड़ा निराश हुआ, सोचा था ज्यादा पैसे ठग लूंगा, लेकिन 1000 भी ठीक है, कुछ दिन मौज हो जाएगी। मैंने कहा, ठीक है, पैसे दूंगा और सामान ले लूंगा। फिर मैंने पूछा, तुम कोई दुकान वाले नहीं हो? अगर मैं पैसे दे दूं और तुम सामान न भेजो तो बता दो, मैं आमने सामने डील करूंगा। उसने हंसकर कहा, सामने ही सही, क्या कर लोगे? उसने पता भेज दिया। फ्रूट मिलने के बाद मैं पूरी रफ्तार से निकल पड़ा और 2.5 घंटे में उसके बताए हुए छोटे शहर के स्टेशन पहुंच गया। मैंने पूछा, तुम वही हो जो डेविल फ्रूट बेच रहे थे? पेमेंट QR कोड दो, पहले फ्रूट देखूंगा फिर पैसे दूंगा। वह बोला, पहले पैसे फिर सामान। क्या तुम्हें लगता है मैं भाग जाऊंगा? मैंने कहा, यह तुम्हारा इलाका है। उसने सोचा और माना कि बात सही है, इस इलाके में उसकी थोड़ी बहुत पहचान थी। अगर मैं पैसे न देता तो वह एक फोन करता और उसके दोस्त मिनटों में पहुंच जाते। जब उसने बैग मेरी तरफ बढ़ाया तो मेरे हाथ तक कांप रहे थे। मैंने फ्रूट निकाली और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कोई गलती नहीं थी, ये असली डेविल फ्रूट थी। मैंने बिना समय गंवाए तुरंत 1000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, फ्रूट को संभाला और वापस निकल पड़ा। अगर इस बेकार जगह से ट्रेन चलती होती तो मैं उसी समय घर लौट जाता। वापसी के रास्ते में मैं मोबाइल पर शॉर्ट वीडियोस देख रहा था कि अचानक एक वीडियो ने मेरा ध्यान खींच लिया। हाल ही में कई लोग अचानक बेहोश हो रहे हैं और लोगों के शरीर पर अजीब अजीब धब्बे दिखाई देने लगे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना था कि यह संभवतः किसी नए प्रकार का फ्लू हो सकता है और सभी से मास्क पहनने तथा सावधानी बरतने की अपील की जा रही थी। ये खबर देखते ही मेरा दिल जोर से धड़क उठा। बेहोशी, शरीर पर धब्बे, क्या यह वही संकेत नहीं थे जो पिछले जन्म में अपोकलिप्स शुरू होने से पहले दिखाई दिए थे? मैंने बिना एक पल गंवाए हॉस्टल की ओर दौड़ लगा दी। पहले से तैयार रखा हुआ अपना सामान उठाया और बाहर निकलने ही वाला था कि पीछे से अचानक एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। कई छात्र अचानक जमीन पर गिर पड़े और उनके शरीर पर धब्बे उभरने लगे। इसके तुरंत बाद एक रहस्यमयी दबाव पूरे क्षेत्र में फैल गया, जिससे सभी लोग हिलने तक में असमर्थ हो गए। तभी जो लोग पूरी तरह बेहोश हो चुके थे वे अचानक झटके से उठ बैठे। उनकी आंखें लाल हो गईं, नाखून लंबे और नुकीले हो गए और वे पागलों की तरह एक एक कमरे से बाहर निकलने लगे। देखते ही देखते पूरे हॉस्टल में अफरा तफरी मच गई और अनगिनत छात्र
रोते चिल्लाते बाहर की ओर भागने लगे। लेकिन उसी क्षण मैंने महसूस किया कि मेरे ब्लड लाइन की गहराइयों से एक शक्ति जाग रही है। मेरे शरीर में एज्योर ड्रैगन की शक्ति उभरने लगी। मैंने सिर उठाकर एक गूंजती हुई गर्जना की। मेरी त्वचा पर नीले ड्रैगन स्केल्स उभर आए, सिर पर ड्रैगन हॉर्न्स निकल आए और मेरे हाथ ड्रैगन क्लॉज में बदल गए। मेरा पूरा शरीर हाइब्रिड ड्रैगन फॉर्म में बदलने लगा। गलियारे में मौजूद छात्र मुझे देखकर बुरी तरह डर गए, क्योंकि उनकी नजर में मैं भी उन लोगों की तरह एक मॉन्स्टर बन चुका था। लेकिन इस हाइब्रिड फॉर्म ने मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ, डिफेंस, स्पीड और रिकवरी एबिलिटी को कई गुना बढ़ा दिया था। तभी पीछे से 2 ज़ॉम्बीज दहाड़ते हुए मेरी तरफ झपटे। मैंने ड्रैगन क्लॉ घुमाई और उन्हें एक ही वार में दूर फेंक दिया। तभी एक और ज़ॉम्बी दूसरे कमरे से बाहर निकला। मैंने मुंह खोलकर गर्म सांस छोड़ी और अगली ही क्षण आग की लपटों ने उसे राख में बदल दिया। लेकिन सिर्फ इतनी सी फ्लेम ब्रेथ के बाद ही मुझे अपनी स्टैमिना तेजी से घटी हुई महसूस हुई। डेविल फ्रूट की असली ताकत स्टैमिना पर निर्भर करती है। भविष्य में हाकी कितना भी आम क्यों ना हो जाए, आखिरकार खर्च स्टैमिना का ही होता है। अपोकलिप्स के शुरुआती चरण में हर किसी की फिजिकल लिमिट बहुत कम होती है। मैं काइडो जैसी ओनी रेस से नहीं था और न ही उसके जैसा मॉन्स्टर कॉन्स्टिट्यूशन रखता था। इसलिए एज्योर ड्रैगन फ्रूट मिलने के बावजूद मैं उसकी पूरी ताकत नहीं निकाल सकता था। लेकिन मेरे पास इसका समाधान था। मैंने अपना बेसबॉल बैट उठाया। यह खास तौर पर बनवाया गया हैवी रीइंफोर्स्ड बैट था, जो ज़ॉम्बी के सिर कुचलने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। मैंने बैट घुमाया और उस पर बिजली की लहरें दौड़ने लगी। एज्योर ड्रैगन फ्रूट हवा, आग और बिजली तीनों एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता था। भले ही इसकी ताकत लोजिया फ्रूट्स जितनी ना हो, लेकिन अटैक एनहांस करने के लिए यह काफी थी। मैं गलियारे में ज़ॉम्बीज का सफाया करता हुआ आगे बढ़ता गया और जल्दी ही बाकी छात्रों का ध्यान मेरी तरफ गया। लगातार ज़ॉम्बीज को खत्म करने की वजह से उन्हें भागने और सांस लेने का मौका मिल रहा था। बिजली से घिरा मेरा बेसबॉल बैट सचमुच थंडर बागवा जैसा लग रहा था। लगभग हर ज़ॉम्बी मेरे सामने एक ही वार में खत्म हो रहा था। लेकिन मैं इस कत्लेआम के रोमांच में नहीं डूबा। लड़ते हुए मैं तेजी से नीचे की ओर बढ़ता रहा। मेरा पहला लक्ष्य था किसी भी कीमत पर घर पहुंचना, ताकि इस जन्म में मेरे माता पिता और मेरी छोटी बहन को फिर कभी अपमान और अत्याचार न सहना पड़े। दूसरा लक्ष्य था जितनी जल्दी हो सके 100 ज़ॉम्बीज मारना, क्योंकि जो व्यक्ति अकेले 100 ज़ॉम्बीज खत्म करता उसके लिए डिवाइन स्पेस खुल जाती थी। वहां से मैं 3 कलर हाकी की ट्रेनिंग मेथड प्राप्त कर सकता था और अपनी ताकत तेजी से बढ़ा सकता था। एज्योर ड्रैगन उड़ सकता था, लेकिन मेरी मौजूदा स्टैमिना इतनी नहीं थी कि मैं उड़कर घर पहुंच सकूं। इसलिए मैं लोहे के बैट को घुमाते हुए एज्योर ड्रैगन वॉर गॉड की तरह आगे बढ़ता गया। मेरे पीछे बड़ी संख्या में छात्र जमा हो गए जो मेरे पीछे पीछे निकलना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अपोकलिप्स में कहीं भी सेफ प्लेस नहीं होती। कई बार हॉस्टल का दरवाजा बंद करके अंदर छिपे रहना ज्यादा समय तक जिंदा रख सकता था। जब मैं हॉस्टल से बाहर निकला तो नीचे का दृश्य देखकर मेरी आंखें सिकुड़ गईं। यह स्कूल कभी एक मास ग्रेवयार्ड हुआ करता था। कैंपस में यह अफवाह मशहूर थी कि यहाँ यिन एनर्जी बहुत ज्यादा है और इसी वजह से आसपास रहने वाले लोग अक्सर बीमार पड़ जाते थे। बाद में एक फेंग शुई मास्टर ने सलाह दी थी कि यहाँ एक स्कूल बनाया जाए ताकि युवाओं की यांग एनर्जी इस जगह की यिन एनर्जी को दबा सके। लेकिन अब जो कंकाल वर्षों से जमीन के नीचे दफन थे, ज़ॉम्बी वायरस के प्रभाव से सभी जमीन फाड़कर बाहर निकल आए थे और जो भी जीवित इंसान दिख रहा था उस पर हमला कर रहे थे। कोई मुझे बचाओ! पूरे कैंपस में हाहाकार मचा हुआ था। हर कोई जान बचाने के लिए भाग रहा था। लोग घबराहट में एक दूसरे से टकरा रहे थे, लेकिन मैंने किसी पर ध्यान नहीं दिया और सीधे मेन गेट की दिशा में बढ़ता गया। रास्ते में चाहे ज़ॉम्बी मिले या स्केलेटन मॉन्स्टर, मैंने सबको अपने बैट से कुचल दिया। आखिरकार जब मैं स्कूल गेट तक पहुंचा तभी मेरा शरीर अचानक रुक गया। सिर्फ मैं ही नहीं, सभी लोग और यहाँ तक कि ज़ॉम्बीज भी वहीं थम गए। ऐसा लगा जैसे पूरे संसार का टाइम फ्रीज हो गया हो। फिर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। डिवाइन डिसेंट, डेविल फ्रूट्स हैव अराइव्ड, डिवाइन स्पेस एक्टिवेटेड। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो खुद को एक रहस्यमयी स्थान में पाया। यहाँ न समय था, न दिशा, न कोई वास्तविक स्थान। केवल 2 लाइट स्क्रीन्स मौजूद थी, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी स्क्रीन पर लिखा था डिवाइन शॉप और छोटी स्क्रीन पर लिखा था पर्सनल पैनल। पिछले जन्म में मैं इन चीजों से भली भांति परिचित था। यह किसी अज्ञात सत्ता द्वारा दिया गया अवसर था जहाँ पॉइंट्स के बदले टेक्निक्स, इक्विपमेंट, स्किल्स और रिसोर्सेज खरीदे जा सकते थे। तभी घोषणा हुई, आप पहले व्यक्ति हैं जिसने 100 ज़ॉम्बीज का शिकार किया है। आपको डिवाइन रिवॉर्ड प्राप्त होगा। आपने अपोकलिप्स शुरू होने के 10 मिनट के भीतर 100 पॉइंट्स प्राप्त कर लिए हैं, इसलिए आपको विशेष रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके बाद मेरे सामने 3 विकल्प आए। पहला रिवॉर्ड था परफेक्ट फ्रूट, जो मेरे एज्योर ड्रैगन फ्रूट को पूर्ण अवस्था में पहुंचा देता। इसके बाद फ्रूट की सभी साइड इफेक्ट्स समाप्त हो जाती। मैं सी स्टोन और सी वाटर से प्रभावित नहीं होता और यहाँ तक कि दूसरा डेविल फ्रूट भी खा सकता था बिना शरीर फटे। दूसरा रिवॉर्ड था हाकी जीनियस। इसके लिए किसी ट्रेनिंग या पॉइंट्स की जरूरत नहीं थी। मुझे तुरंत 3 कलर हाकी जागृत हो जाती और बिना अभ्यास के भी धीरे धीरे बढ़ती रहती। यदि मैं ट्रेनिंग करता तो इसकी ग्रोथ स्पीड 2 गुनी हो जाती। तीसरा रिवॉर्ड था ज़ॉम्बी स्लेयर डिवाइन वेपन। मुझे अपनी पसंद का सुप्रीम ग्रेड वेपन मिलता जो ज़ॉम्बीज को 2 गुना डैमेज देता। फ्रूट, हाकी या वेपन, 3 में से एक चुनना था। पहला और तीसरा रिवॉर्ड तुरंत कॉम्बैट पावर बढ़ाते थे, जबकि दूसरा धीरे धीरे ताकत बढ़ाता, लेकिन उसकी पोटेंशियल लिमिट कहीं अधिक थी। पिछले जन्म के अनुभव के अनुसार बाद के चरणों में भी हाकी कभी आउटडेटेड नहीं हुई थी। मैं कुछ क्षण सोच में पड़ गया। तभी मुझे काइडो की कही बात याद आई, हाकी ही असली आधार है। रॉजर और गार्ब के पास कोई डेविल फ्रूट नहीं थी, फिर भी वे दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा बने। यहाँ तक कि काइडो ने हाकी को इतना महत्व दिया कि उसने
उसने अपनी फ्रूट अवेकनिंग तक पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये सोचते ही मैंने फैसला कर लिया, ताकतें जितनी ज्यादा हों उतना अच्छा नहीं। असली बात यह है कि किसी एक ताकत को उसकी सीमा तक पहुंचाया जाए। एज्योर ड्रैगन फ्रूट कितनी शक्तिशाली बनेगी, ये पूरी तरह मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ पर निर्भर था। अगले ही क्षण मैंने हाकी जीनियस चुन लिया। तुरंत 3 कलर हाकी मेरे भीतर जाग उठी। काली ऊर्जा की एक पतली परत मेरी मुट्ठियों पर चढ़ गई। यह आर्मामेंट हाकी थी। इसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स खर्च करके 5 वाटर मीट खरीदे, जो तेजी से स्टेमिना रिकवर करने वाला फूड था और लड़ाई में लंबे समय तक टिकने में मदद करता था। पर्सनल पैनल सिर्फ स्टेटस स्क्रीन नहीं थी, बल्कि कम्युनिकेशन डिवाइस भी थी। अपोकलिप्स में जब मानव सभ्यता टूट गई थी, तब लोग इसी पैनल के कम्युनिकेशन फंक्शन से संपर्क बनाए रखते थे। इसमें अलग अलग चैनल्स भी बने हुए थे और बहुत से लोग पहले ही बातचीत शुरू कर चुके थे। तभी घोषणा हुई, स्पेस कनेक्शन समाप्त होने वाली है। भविष्य में केवल विचार करते ही डिवाइन स्पेस में प्रवेश किया जा सकेगा। मेरी आंखों के सामने फिर अंधेरा छा गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं वापस अपने शरीर में था। चारों ओर अनगिनत ज़ॉम्बीज और घबराए हुए छात्र शिक्षक मौजूद थे। मैंने तुरंत एक वाटर मीट मुंह में ठूंस ली और तेजी से खाते हुए स्कूल गेट की ओर बढ़ने लगा। तभी मुझे अचानक खतरे का एहसास हुआ। मैंने तुरंत अपना शरीर एक ओर घुमा लिया। जिस जगह मैं खड़ा था वहां अगले ही पल जमीन फट गई और एक स्केलेटन आर्म बाहर निकल आई। बहुत से लोग सोच रहे थे कि शहर छोड़कर किसी सुनसान जगह चले जाएंगे और किसी तरह जीवित रहेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब इस दुनिया में 1 इंच भी सुरक्षित जमीन नहीं बची थी। इसी दौरान रास्ते में चल रही कारों के रेडियो पर इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट लगातार बज रहा था। यह राष्ट्रीय आपातकालीन सूचना है। सभी नागरिक शांत रहें, अपने घरों के अंदर रहें और दरवाजे खिड़कियां बंद रखें। हमारी सेना पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। रेडियो पर आगे घोषणा हुई, हमारी बायोलॉजिकल लैबोरेटरीज भी एंटीडोट विकसित करने में लगी हुई हैं। कृपया शांति बनाए रखें और घबराहट में कोई गलत कदम न उठाएं। लेकिन मैं जानता था कि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा भयावह है। ज़ॉम्बी वायरस की पहली लहर हवा के जरिए फैलती थी और जिन लोगों की फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन कमजोर होती थी वे सबसे पहले संक्रमित होते थे। इसी वजह से हॉस्पिटल्स और ओल्ड एज होम्स संक्रमण के सबसे बड़े केंद्र बन गए थे। अपोकलिप्स शुरू होने के बाद वायरस का मुख्य संक्रमण तरीका ब्लड ट्रांसमिशन बन जाता था। ऐसी स्थिति में सेना के जवान, जिनकी फिजिकल फिटनेस सबसे अच्छी होती थी, उनके संक्रमित होने की संभावना बहुत कम रहती थी। इसलिए अपोकलिप्स की शुरुआत में मिलिट्री अभी भी कुछ हद तक प्रभावी रहती थी, लेकिन मैं जानता था कि यह ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। अगर सेना तेजी से ज़ॉम्बीज को खत्म करना चाहती तो उसे गन्स और अन्य फायर आर्म्स का इस्तेमाल करना पड़ता, लेकिन ऐसा करने पर उन्हें पॉइंट्स नहीं मिलते। पॉइंट्स के बिना वे मजबूत नहीं बन सकते थे। दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज लगातार विकसित होते जाते और आखिरकार ऐसे स्तर पर पहुंच जाते जहां सामान्य फायर आर्म्स भी उनके सामने बेअसर हो जाती। जैसे जैसे ज़ॉम्बीज मजबूत होते, सेना कमजोर पड़ती जाती और समाज का पतन तेजी से होने लगा। इसलिए इस अपोकलिप्स में असली उम्मीद सिर्फ एक ही थी, हर इंसान को योद्धा बनना होगा और खुद ज़ॉम्बीज से लड़ना होगा। यह एक ऐसी सर्वाइवल कंपटीशन थी जिसमें केवल योग्य और शक्तिशाली लोग ही आगे बढ़ सकते थे। मेरी कार तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी। रास्ते में अगर कोई ज़ॉम्बी सामने आ भी जाता तो मैं ब्रेक लगाने की बजाय उसे सीधा टक्कर मारकर आगे निकल जाता। तभी अचानक मेरा फोन बज उठा। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से मेरी छोटी बहन की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, भैया आप कहाँ हो? बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, बहुत डर लग रहा है। मैंने तुरंत पूछा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मम्मी पापा ठीक है ना? उसने राहत की सांस लेते हुए कहा, मम्मी ने आपकी बात मानकर पहले ही छुट्टी ले ली थी और मुझे स्कूल से घर ले आई थी। पापा अभी हॉस्पिटल में हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने ऑफिस लॉक कर लिया है और फिलहाल सुरक्षित हैं। भैया आप तो सचमुच भविष्यवक्ता निकले। अगर आपने मम्मी को जबरदस्ती छुट्टी लेने के लिए न कहा होता तो शायद हम अभी बाहर ही मर चुके होते। पिछले 1 महीने से मेरी बहन औचिंग बहुत हैरान थी, क्योंकि मैं हर दिन बड़ी मात्रा में डेली नेसेसिटीज घर भेज रहा था। जब भी परिवार पूछता कि इतना सामान क्यों जमा कर रहा हूँ, मैं कोई जवाब नहीं देता था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि मेरे पास इतना पैसा आया कहाँ से। असल में मेरे पास कोई पैसा नहीं था। सिर्फ 1 महीने में इतना कमाना भी असंभव था। लेकिन जब अपोकलिप्स आने ही वाला था तो मुझे कर्ज लेने से डरने की क्या जरूरत थी। मैंने लगभग हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लोन ले लिया था। अगर माता पिता को समझाने की समस्या न होती तो शायद मैं घर तक गिरवी रख देता। हालांकि डिवाइन स्पेस के मौजूद होने के कारण बहुत ज्यादा रिसोर्सेज जमा करने की जरूरत भी नहीं थी। यह सामान सिर्फ इमरजेंसी के लिए था। हम बात ही कर रहे थे कि सामने एक लग्जरी कार अचानक रास्ते में कूद पड़े ज़ॉम्बी से बचने की कोशिश में पलट गई। उसी पल एक भयानक चेन कलिजन शुरू हो गई। पीछे आ रही कई गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं और कुछ ही सेकंड में सड़क पर तबाही मच गई। कई लोग वहीं मारे गए, लेकिन मैं पहले से जानता था कि ऐसा होगा। अब रुकना संभव नहीं था। मैंने तुरंत अपना बैकपैक और बेसबॉल बैट पकड़ा, एज्योर ड्रैगन फॉर्म में बदल गया और कार की छत तोड़कर सीधे आसमान में उड़ गया। बादलों और धुंध ने मेरे विशाल ड्रैगन बॉडी को ऊपर उठाया और मैं तेजी से आसमान की ओर बढ़ गया। यह चमत्कारी दृश्य देखकर सड़क पर मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। पहले से भयानक कार एक्सीडेंट अब और भी ज्यादा अराजक हो गया, लेकिन मुझे नीचे हो रहे हंगामे से कोई मतलब नहीं था। मैं सीधे बादलों के बीच घुस गया और अपने घर की दिशा में उड़ने लगा। बीच बीच में मैं बैकपैक से वाटर मीट निकाल कर खाता ताकि स्टेमिना रिकवर होती रहे। मेरी मौजूदा ताकत इतनी नहीं थी कि मैं लगातार लंबे समय तक उड़ सकूं। आखिरकार जब सारी वाटर मीट खत्म हो गई तो मुझे जमीन पर उतरना पड़ा और मैं वापस ह्यूमन फॉर्म में बदल गया। मैंने आसपास नजर दौड़ाई। फिलहाल वहां कोई ज़ॉम्बी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने तुरंत डिवाइन स्पेस में प्रवेश किया और फिर से 5 वाटर मीट एक्सचेंज कर ली और उन्हें बैकपैक में भर लिया। इस समय मेरे बैकपैक में सिर्फ
5 वाटर मीट और एक थंडर फ्रूट ही। एक वाटर मीट खाने के बाद मैंने दोबारा उड़ान नहीं भरी, क्योंकि वाटर मीट स्टेमिना तो रिकवर कर सकती थी, लेकिन अगर लगातार उसी पर निर्भर रहा जाए तो स्टेमिना कंजम्पशन और तेज हो जाती थी। साथ ही मेंटल फटीग को यह बिल्कुल रिकवर नहीं कर सकती थी। मैंने मैप खोला और अपनी स्थिति देखी। मुझे किसी हाईवे तक पहुंचना था और वहां से एक व्हीकल हासिल करनी थी। दिशा तय करने के बाद मैं फिर से एज्योर ड्रैगन में बदल गया। इस बार मैं सिर्फ 10 मिनट तक उड़ा और जल्द ही नीचे एक हाईवे दिखाई देने लगी, जहां अनगिनत व्हीकल्स तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। मेरा लक्ष्य था कोई मजबूत ऑफ रोड एसयूवी ढूंढना। नीचे सड़क पर मौजूद कई लोगों ने आसमान में उड़ते एज्योर ड्रैगन को देख लिया था। तुरंत लोगों ने अपने फोन्स निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया और उसे डिवाइन स्पेस के कम्युनिकेशन चैनल पर अपलोड कर दिया। दोस्तों, मैंने ड्रैगन देखा है, बहुत बड़ा एज्योर ड्रैगन, कम से कम 10 मीटर लंबा होगा, किसी ने लिखा। दूसरे ने जवाब दिया, ये जरूर काइडो का एज्योर ड्रैगन फ्रूट होगा। पता नहीं किस लकी आदमी को इतनी ताकतवर मिथिकल बीस्ट फ्रूट मिल गई। तभी किसी और ने लिखा, मुझे भी कभी थंडर फ्रूट मिली थी, लेकिन मैंने उसे नकली समझकर बेच दिया। ये मैसेज लिखने वाला वही पीले बालों वाला हुआंग तियंची था। उसे अब पछतावे से खुद को मार लेने का मन कर रहा था। आखिर उसने असली थंडर फ्रूट सिर्फ 1000 रुपए में बेच दी थी। जीजू से यूजो जाने वाले हाईवे के ऊपर उड़ते हुए मैं आखिरकार एक बेहद मजबूत दिखने वाली ऑफ रोड एसयूवी पर नजर टिकाने ही वाला था। मैं नीचे उतरकर राइड लेने की तैयारी कर रहा था कि तभी मेरी नजर सड़क किनारे खड़े एक विशाल पेड़ पर पड़ी। वहां किसी चीज की हल्की लेकिन रहस्यमयी चमक टिमटिमा रही थी। मैंने पहले ही अनुमान लगाया था कि दुनिया में प्रकट होने वाले अधिकांश डेविल फ्रूट्स जोन टाइप के होंगे। हालांकि मिथिकल बीस्ट फ्रूट्स भी उतने दुर्लभ नहीं थे जितना लोग सोचते थे। आखिर दुनिया की हर संस्कृति और हर सभ्यता में अनगिनत मिथिकल क्रीचर्स, डिवाइन बीस्ट्स और डीमोनिक मॉन्स्टर्स मौजूद थे। उन सभी के आधार पर नई मिथिकल बीस्ट फ्रूट्स जन्म लेने वाली थी। लेकिन भले ही मिथिकल फ्रूट्स की संख्या बढ़ जाए, फिर भी वे सबसे शक्तिशाली फ्रूट्स में गिनी जाती थी। मैंने अपने ड्रैगन क्लॉ से उस चमकती हुई फ्रूट को तोड़ा और उसे पीछे लटके बड़े बैकपैक में रख लिया। जब मेरे पॉइंट्स 1000 तक पहुंच जाएंगे, तब डिवाइन स्पेस में एक नया फंक्शन अनलॉक होगा, डेविल फ्रूट आइडेंटिफिकेशन। उसकी मदद से मैं किसी भी फ्रूट की एबिलिटी पहले से जान सकता था और किसी बेकार फ्रूट को खाने से बच सकता था। हालांकि यह सुविधा बहुत महंगी थी। हर आइडेंटिफिकेशन के लिए पूरे 1000 पॉइंट्स खर्च करने पड़ते थे। मैं दोबारा उस ऑफ रोड एसयूवी का पीछा करने ही वाला था कि अचानक आगे चल रहा एक बड़ा ट्रक बुरी तरह पलट गया। उसी पल उसके अंदर से 3 ज़ॉम्बीज बाहर निकले और आसपास की गाड़ियों पर हमला करने लगे। लेकिन उस समय किसी के पास रुकने का साहस नहीं था। एक ड्राइवर ने एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबाया और सीधे ज़ॉम्बीज के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। फिर वह गाड़ी को दाएं बाएं घुमाकर ज़ॉम्बीज को गिराने की कोशिश करने लगा। उसकी इस हरकत ने तुरंत एक और चेन एक्सीडेंट पैदा कर दिया। मैंने उधर सिर्फ एक नजर डाली और फिर पलटे हुए ट्रक के पास उतर गया। ह्यूमन बीस्ट फॉर्म में बदलकर मैंने ट्रक के किनारे को पकड़ लिया और एज्योर ड्रैगन की विशाल शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसे जबरदस्ती सीधा खड़ा कर दिया। एज्योर ड्रैगन फ्रूट द्वारा दी गई स्ट्रेंथ वास्तव में भयावह थी। इसके बाद मैं ट्रक के अंदर घुसा और खुद उसे चलाने लगा। जब धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वे सभी मेरी ट्रक के पीछे पीछे चल रही हैं। मैंने रियर व्यू मिरर में यह दृश्य देखा, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब तक वे मेरे काम में रुकावट नहीं डालते, उन्हें मेरे पीछे आने से कोई समस्या नहीं थी। रास्ते भर बार बार एक्सीडेंट्स होते रहे। मैं समय समय पर ट्रक से उतरता, ज़ॉम्बीज को खत्म करता और सड़क साफ करता। तभी एक मोटा और अमीर दिखने वाला मध्यम उम्र का आदमी मुस्कुराते हुए मेरे पास आया और बोला, अगर आप मेरी सुरक्षा करेंगे तो मैं आपको जितना पैसा चाहिए उतना दे सकता हूँ। मैंने उसकी तरफ ठंडी नजर से देखा और कहा, एक कदम और आगे बढ़ाया तो मरोगे। वह आदमी इतना डर गया कि अनजाने में वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उस समय मेरी ड्रैगन फॉर्म और उससे निकल रही किंगली ऑरा उसे ऐसे महसूस हो रही थी जैसे उसके सामने कोई सर्वोच्च शासक खड़ा हो। मेरी हल्की सी कॉन्करर्स हाकी ने आसपास खड़े कई लोगों को डर से जड़ कर दिया। फिर भी मौत का डर इंसान से कुछ भी करवा सकता है। एक बेहद खूबसूरत मैच्योर वुमन हिम्मत करके मेरे पास आई। अपोकलिप्स के बीच भी उसने खुद को बेहद आकर्षक तरीके से सजाया हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हैंडसम, क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं? आप मेरे साथ जो चाहें कर सकते हैं। मैंने बिना भाव बदले सिर्फ एक शब्द कहा, दफा हो जाओ। मैं अभी अपनी ड्रैगन एबिलिटी हटाकर ट्रक में चढ़ने ही वाला था कि तभी एक लंबा चौड़ा ताकतवर आदमी तेजी से मेरी तरफ आया। उसने देखा कि मैं रुकने वाला नहीं हूँ तो जल्दी जल्दी बोला, सर, मैंने भी बहुत सारी अपोकलिप्स नॉवेल्स पढ़ी हैं। आप इतने शक्तिशाली हैं, लेकिन क्या आपको बेस बिल्ड करने के लिए लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी? मेरा नाम लिन कुई है। मेरे पास कोई खास टैलेंट नहीं है, लेकिन ताकत बहुत है। मैं एक कॉम्बैट कोच हूँ और निश्चित रूप से आपके काम आ सकता हूँ। मैं रुक गया और उसकी तरफ देखने लगा। थोड़ी पर हाथ रखकर कुछ देर सोचता रहा। उसकी बात गलत नहीं थी। सिविलाइजेशन और सोशल ऑर्डर जल्द ही पूरी तरह खत्म होने वाले थे। अगर मुझे अपोकलिप्स में लंबे समय तक जीवित रहना था तो मुझे अपना खुद का सेफ बेस बनाना पड़ेगा। ज़ॉम्बीज की ग्रोथ स्पीड बहुत तेज थी। अकेले मेरे लिए हर समय अपने परिवार की रक्षा करना मुश्किल था। जब लिन कुई ने देखा कि मैं सोच रहा हूँ तो उसके चेहरे पर खुशी छा गई। उसने बिना देर किए अपना सामान, अपनी कार और बाकी सब कुछ वहीं छोड़ दिया। उसे डर था कि अगर उसने एक पल भी देरी की तो मैं उसे छोड़कर चला जाऊंगा। वह इतना सावधान था कि फ्रंट सीट पर बैठने की हिम्मत भी नहीं कर सका। अपनी फिजिकल फिटनेस का इस्तेमाल करते हुए सीधे ट्रक के पीछे वाले कार्गो एरिया में चढ़ गया। लिन कुई की सफलता देखकर बाकी लोगों को भी उम्मीद नजर आने लगी। उन्हें लगा कि मैं पूरी तरह निर्दयी नहीं हूँ। तभी वह अमीर मध्यम उम्र का आदमी फिर कुछ कहने ही वाला था कि मैंने उसे बीच
में रोक दिया। अगर मैं लोगों को भर्ती भी करूंगा तो किसी को सिर्फ उसके शब्दों पर नहीं चुनूंगा। शुरुआती चरण में एक आदमी ही काफी है और उसकी लॉयल्टी भी अभी साबित नहीं हुई है, उसे समय के साथ परखा जाएगा। तभी वह खूबसूरत महिला फिर आगे आई और दृढ़ आवाज में बोली, कृपया मुझे एक मौका दीजिए। मेरी क्षमता और मेरी जान दोनों आपके लक्ष्य पूरे करने के लिए समर्पित रहेंगी। उसकी आंखों में झलकता दृढ़ निश्चय देकर मुझे एहसास हुआ कि यह महिला साधारण नहीं है, शायद इसमें वाकई कुछ खास था। मैंने कुछ सेकंड तक उसे ध्यान से देखा और फिर कहा, गाड़ी में चढ़ जाओ। महिला खुशी से झूम उठी, लेकिन मेरी अनुमति के बिना वह भी फ्रंट सीट पर नहीं बैठी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर ट्रक के पीछे वाले कार्गो एरिया में चढ़ना शुरू कर दिया। मैं यह सब देखकर मन ही मन सिर हिलाने लगा। शायद यह महिला सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं थी, पीछे खड़े कई लोग भी इन दोनों की तरह मेरे साथ जाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही मैंने हल्की सी कॉन्करर्स हाकी छोड़ी, सभी डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। उनमें से किसी ने कांपती आवाज में कहा, हे भगवान, इस बॉस ने तो कॉन्करर्स हाकी भी जगा ली है। कुछ अनुभवी वन पीस फैंस तुरंत इस किंगली ऑरा को पहचान गए। मैं वापस ड्राइवर सीट पर बैठा और ट्रक को आगे बढ़ा दिया। करीब 2.5 घंटे की यात्रा के बाद आखिरकार मुझे सड़क किनारे एक सर्विस एरिया दिखाई दिया, लेकिन वह जगह पूरी तरह ज़ॉम्बीज़ के कब्जे में थी। रास्ते से गुजरने वाले लोग वहां फ्यूल और फूड लेने जाना चाहते थे, लेकिन वहां मौजूद ज़ॉम्बीज़ की भारी संख्या देखकर हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। मगर मुझे इसकी चिंता नहीं थी। जैसे ही ट्रक वहां रुका, ज़ॉम्बीज़ का एक बड़ा झुंड हमारी तरफ दौड़ पड़ा। वे ड्राइवर कैबिन में तो नहीं घुस सकते थे, इसलिए ट्रक के पीछे चढ़कर लिन कुई और उस महिला पर हमला करने की कोशिश करने लगे। दोनों डरकर कार्गो एरिया के अंदर दुबक गए और सिर तक बाहर निकालने की हिम्मत नहीं कर पाए। मैं ट्रक से उतरा, ह्यूमन बीस्ट फॉर्म में बदला और बेसबॉल बैट घुमाते हुए कुछ ही सेकंड में ट्रक पर चढ़ रहे कई ज़ॉम्बीज़ के सिर कुचल दिए। तभी मुझे एहसास हुआ कि पीछे पीछे आ रहा पूरा व्हीकल कॉन्वॉय भी इस सर्विस एरिया तक पहुंच चुका था। वे लोग चाहते थे कि मैं ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर दूं ताकि वे आराम से फ्यूल और सप्लाईज ले सकें। लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ियां वहां पहुंची, अगले ही पल ज़ॉम्बीज़ का विशाल झुंड उन गाड़ियों की ओर टूट पड़ा और मजबूर होकर वह पूरा व्हीकल कॉन्वॉय सर्विस एरिया छोड़कर आगे निकल गया। उधर मैं एक एक वार में ज़ॉम्बीज़ को खत्म करता गया और कुछ ही देर में पूरे सर्विस एरिया को साफ कर दिया। सिर्फ एक ज़ॉम्बी मैंने लिनकुई के लिए छोड़ी ताकि वह प्रैक्टिस कर सके। आखिर वह एक कॉम्बैट कोच था, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड और कॉम्बैट रिफ्लेक्सेस वाकई अच्छे थे। जब तक मैं फ्यूल भरकर लौटा, तब तक उसने भी उस ज़ॉम्बी को सफलतापूर्वक मार गिराया था। सप्लाईज इकट्ठा करने के बाद मैंने आखिरकार उस छिपाव पहने खूबसूरत महिला का नाम पूछा। हालांकि वह दिखने में पतली दुबली थी और पहली नजर में ज्यादा उपयोगी नहीं लगी थी, लेकिन जब से वह मेरी ट्रक पर चढ़ी थी, उसने खुद को काफी अच्छा साबित किया था। ज़ॉम्बीज़ के ट्रक पर चढ़ने के दौरान भी उसने चीख पुकार नहीं मचाई थी। इससे मेरे मन में उसके लिए सम्मान थोड़ा और बढ़ गया। जैसे ही मैंने उसका नाम पूछा, उसने तुरंत जवाब दिया, मेरा नाम लियू मेंग कियन है। मैंने कहा, अब से फ्रंट सीट पर बैठो, ट्रक के कार्गो एरिया में चढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही उसने सिर झुकाकर कहा, जी मास्टर। उसके मुंह से निकला यह संबोधन मुझे फिर से चौंका गया। उसने मेरा नाम तक नहीं पूछा और सीधे मुझे मास्टर कहकर संबोधित करने लगी। जो व्यक्ति अपना ईगो और प्राइड छोड़ सकता है, वही एपोकलिप्स जैसी दुनिया में ज्यादा समय तक जीवित रह सकता है। थोड़ी देर बाद हम फिर से यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में मुझे एक बार फिर मेरी बहन आओ चिंग का फोन आया। भैया आप कहाँ हो? पापा हॉस्पिटल के ऑफिस में फंसे हुए हैं। मैंने सुना है हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा ज़ॉम्बीज़ हैं। पापा के पास खाना पानी भी नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है कि उन्हें कुछ हो न जाए। उसकी आवाज रोने जैसी हो गई थी। फोन के दूसरी तरफ मेरी माँ की आवाज भी सुनाई दी। हाउ हाउ, तुम्हारे स्कूल का क्या हाल है? तुम अपना ध्यान रखना, हम तुम्हें बचाने का कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। मैंने कहा, माँ चिंता मत करो, मुझे काइडो का एजर ड्रैगन फ्रूट मिल गया है। डेविल फ्रूट का नाम सुनते ही आओ चिंग का डर काफी कम हो गया। हम भाई बहन पूरे 1 घंटे तक फोन पर बातें करते रहे। कॉल खत्म होने के बाद मैंने तुरंत अपने पिता को फोन किया। मैंने उन्हें बताया कि मैं अब एबिलिटी यूजर बन चुका हूँ और जल्द ही हॉस्पिटल पहुंचकर उन्हें बचा लूंगा। मैंने उन्हें सख्त हिदायत दी कि ऑफिस के अंदर छिपे रहें और बाहर निकलने की कोशिश न करें। दूसरी तरफ ऑफिस में फंसे एओ हाई भूख, प्यास और लगातार दरवाजा पीटे ज़ॉम्बीज़ की वजह से बेहद परेशान थे। वह आधी नींद और आधी बेहोशी की हालत में थे कि तभी मेरा फोन आया। मेरा नाम देखते ही उनमें जान आ गई। जब मैंने उन्हें वीडियो कॉल की और उन्होंने मुझे ड्रैगन ह्यूमन फॉर्म में ज़ॉम्बीज़ का सफाया करते देखा, तब जाकर उनके दिल को सुकून मिला। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस का रास्ता बताया। मैं तेजी से हॉस्पिटल के एक कोने में बने ऑफिस तक पहुंच गया। वहां 12 ज़ॉम्बीज़ लगातार दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। दरवाजे में कई बड़े छेद भी हो चुके थे। अगर अंदर से टेबल्स और चेयर्स लगाकर उसे ब्लॉक न किया गया होता तो ज़ॉम्बीज़ कब के अंदर घुसकर पापा को टुकड़े टुकड़े कर चुके होते। मैंने बेसबॉल बैट घुमाई और कुछ ही सेकंड में उन सभी ज़ॉम्बीज़ के सिर तोड़ डाले। फिर एक जोरदार किक मारकर ऑफिस का दरवाजा खोल दिया। अंदर मौजूद पापा की हालत जरूर खराब थी, लेकिन वे पूरी तरह सुरक्षित थे। मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशखबरी थी। एओ हाई वाटर मीट खाते हुए बोले, तो ये वही डेविल फ्रूट एबिलिटी है जिसके बारे में तुम और आओ चिंग बात कर रहे थे। ऑफिस में फंसे रहने के दौरान उन्होंने डिवाइन स्पेस के कम्युनिकेशन चैनल्स में बहुत सारे वीडियोस और डिस्कशंस देख लिए थे, इसलिए उन्हें वन पीस और डेविल फ्रूट्स के बारे में कुछ जानकारी हो गई थी। मैं हंस पड़ा और एक और अंदर घुसे ज़ॉम्बी का सिर बैट से कुचलते हुए बोला, कैसा लगा आपका बेटा? कूल है ना? आओ हाई मुस्कुराकर बोले, बहुत कूल है बदमाश। अपोकलिप्स शुरू होने के बाद उन्होंने अपनी आंखों से अनगिनत लोगों को ज़ॉम्बीज़ के हाथों मरते देखा था। ऐसे में उनका पूरा परिवार अभी तक सुरक्षित था। यही उनके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। हॉस्पिटल से बाहर निकलते समय मैंने देखा कि कई
कई बिल्डिंग्स के दरवाजों और खिड़कियों के पीछे लोग छिपे हुए बाहर झांक रहे थे। जब उन्होंने एओ हाई को एक ड्रैगन मैन के साथ जाते देखा और यह भी देखा कि वह ड्रैगन मैन कितनी आसानी से ज़ॉम्बीज़ को मार रहा है, तो कई लोग मदद के लिए चिल्लाने लगे, ओल्ड हाई, हमें भी बचा लो। आओ हाई के चेहरे पर दया की झलक दिखाई दी। उन्होंने कहा, हाओ, इन्हें भी बचा लो, ये सब मेरे कॉलीग्स हैं, बहुत बेचारे हैं। मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, बचाकर क्या करूंगा? क्या मैं इन्हें एक एक करके इनके घर भी छोड़ूंगा? और अगर घर पहुंच भी गए तो क्या वे निश्चित रूप से जिंदा रह पाएंगे? मैंने उनकी पुकारों को अनसुना किया और पापा को लेकर आगे बढ़ गया। रास्ते में हम उस कमरे के पास पहुंचे जहां लिन कुई और लियू मेंकियन छिपे हुए थे। मैंने दरवाजे पर हमला कर रहे ज़ॉम्बीज़ को खत्म किया और फिर एक बार में दरवाजा तोड़ दिया। मुझे देखकर दोनों तुरंत बाहर आ गए और एक साथ बोले, मास्टर। ये सुनकर आओ हाई की आंखें फैल गईं। एक तरफ मांसपेशियों से भरा विशाल आदमी और दूसरी तरफ एक बेहद खूबसूरत महिला, दोनों मेरे सामने इतनी इज्जत से झुके हुए थे। खासकर लियू मेंकियन द्वारा मुझे मास्टर कहना उन्हें और भी अजीब लग रहा था। उनके चेहरे पर साफ लिखा था, हे भगवान, मेरा बेटा आखिर बाहर क्या क्या कर रहा है। यहाँ तक कि मेरी 2 जन्मों की मोटी चमड़ी भी थोड़ा गर्म हो गई। मैंने सामान्य बने रहने की कोशिश करते हुए कहा, ये दोनों रास्ते में मिले छोटे भाई बहन जैसे हैं। लेकिन आओ हाई की आंखें साफ कह रही थीं कि उन्हें मेरी बात पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। मैं और कुछ समझाने की बजाय चुप हो गया। हम सभी ट्रक तक पहुंचे। मैंने पापा को फ्रंट सीट पर बैठाया और लियू मेंकियन को फिर से कार्गो एरिया में भेज दिया। जब हम घर पहुंचे तो मेरी बहन आओ चिंग ने लियू मेंकियन को देखते ही आश्चर्य से मुंह खोल दिया। वाह, कितनी सुंदर महिला है। और अभी इसने भैया को क्या कहा, मास्टर? फिर उसने लिन कुई की तरफ देखा। और ये मसल मॉन्स्टर कौन है? अगर कोई कह दे कि यह स्पेशल फोर्सेस का सैनिक है तो भी मैं मान लूंगी। और ये भी भैया को बॉस कह रहा है। इस समय लियू मेंकियन एक परफेक्ट मेड की तरह दोनों हाथ पेट के सामने जोड़कर शांति से मेरे पीछे खड़ी थी। वहीं लिन कुई काफी असहज महसूस कर रहा था। वह मिलनसार व्यक्ति था, लेकिन यह उसके बॉस का परिवार था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे व्यवहार करे। आखिर मेरी माँ लियू यून ने स्थिति संभाली और मुस्कुराते हुए कहा, सबको भूख लगी होगी ना? जैसे ही उन्हें पता चला था कि मैं और पापा लौट रहे हैं, उन्होंने सोना छोड़ दिया और पूरी रात खाना बनाने में लगा दी थी ताकि हम दोनों गरम खाना खा सकें। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि मैं 2 और लोगों को साथ ले आऊंगा, इसलिए खाना थोड़ा कम पड़ रहा था। अच्छी बात यह थी कि मैंने पहले से बहुत सारे कैंड फूड्स जमा कर रखे थे। कुछ कैंस खोलकर माँ ने पूरा बड़ा डिनर तैयार कर दिया। जब मैंने देखा कि लिन कुई और लियू मेंकियन अभी भी किनारे खड़े हैं तो मैंने उन्हें भी खाने के लिए बुलाया। लिन कुई आगे बढ़ने ही वाला था कि लियू मेंकियन बोली, मुझे थोड़ा कैंड फूड दे दीजिए, मैं मास्टर के साथ एक ही टेबल पर नहीं बैठ सकती। ये सुनते ही कमरे में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। आओ चिंग की नजरें मेरे और लियू मेंकियन के चेहरे पर बार बार घूमने लगी। फिर शरारती मुस्कान के साथ बोली, अब मैं समझ गई, इसे फ्लर्टिंग कहते हैं। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने उसके सिर पर हल्का सा नॉक मार दिया। वह दर्द से आंखों में आंसू भरकर मेरा हाथ पकड़कर काटने लगी। डिनर खत्म होने के बाद मैंने बैकपैक से 2 डेविल फ्रूट्स निकाली। मेरे पास अभी 2 डेविल फ्रूट्स हैं, एक थंडर फ्रूट है और दूसरी की एबिलिटी अभी पता नहीं है। तुम लोग इनमें से खा लो। यह सुनकर लिन कुई और लियू मेंकियन दोनों चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मेरे पास इतनी दुर्लभ चीजें भी मौजूद हैं। उनकी आंखों में चाहत साफ दिखाई दे रही थी। आओ चिंग उत्साह से दोनों फ्रूट्स को उठाकर देखने लगी। फिर उसने उन्हें माता पिता को दिखाया, लेकिन आओ हाई ने फ्रूट देकर वापस मुझे लौटा दी। आओ चिंग को दे दो, हमारी उम्र हो चुकी है, हम खाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगी। माँ भी सहमत हो गई। हाँ, तुम्हारे जैसा बेटा हमारी रक्षा कर रहा है, हमारे लिए वही काफी है। इतनी कीमती चीज तुम्हारे पास रहेगी तो ज्यादा काम आएगी। मैंने समझाने की कोशिश की, मेरे पास पहले से एज्योर ड्रैगन फ्रूट है, मेरी ग्रोथ बहुत तेज होगी। लेकिन अगर आप लोग भी डेविल फ्रूट्स खा लेंगे तो ज़ॉम्बीज मारकर जल्दी पॉइंट्स कमा सकेंगे और हाकी ट्रेनिंग भी अनलॉक कर पाएंगे। अपोक्लिप्स में असली कैपिटल यही है। लेकिन काफी देर समझाने के बाद भी माता पिता नहीं माने। आखिर मैंने हारकर आओ चिंग की तरफ देखा। ठीक है, तुम चुन लो। आओ चिंग तो कब से इसी पल का इंतजार कर रही थी। उसने दोनों फ्रूट्स हाथ में लेकर बार बार देखा, लेकिन काफी सोचने के बाद उसने थंडर फ्रूट मुझे वापस दे दी। मैं हैरान रह गया, क्या तुम थंडर फ्रूट नहीं लोगी? लोजिया एलिमेंटलाइजेशन शुरुआती चरण में लगभग इनविंसिबल होती है और दूसरी फ्रूट की एबिलिटी क्या है यह भी नहीं पता। आओ चिंग मुस्कुराकर बोली, डिवाइन स्पेस में डीमन रिमूवल पोशन मिलती है, उससे डेविल फ्रूट की साइड इफेक्ट्स हट सकती हैं और इंसान दूसरी फ्रूट भी खा सकता है। भैया, आप इतने मजबूत हो कि वह पोशन जरूर हासिल कर लोगे। थंडर फ्रूट आपके लिए ज्यादा उपयुक्त है, मैं दूसरी फ्रूट खा लूंगी। मैंने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, लेकिन पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। अगर एबिलिटी अच्छी हुई तो तुम खा लेना। डेविल फ्रूट आइडेंटिफिकेशन 1000 पॉइंट्स के बाद अनलॉक होती थी। आओ चिंग को यह बात पता नहीं थी क्योंकि उसके पास अभी कोई पॉइंट्स नहीं थी। लेकिन मैं स्कूल से लेकर हॉस्पिटल तक ज़ॉम्बीज का इतना सफाया कर चुका था कि मेरे पॉइंट्स 1000 से भी ज्यादा हो चुके थे। तभी आओ चिंग ने जल्दी से सिर हिलाया, नहीं, 1000 पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं। इतना कहकर उसने मेरे जवाब का इंतजार तक नहीं किया। उसने तुरंत उस सुनहरी मकई जैसी दिखने वाली डेविल फ्रूट उठाई और एक बड़ा टुकड़ा काटकर निगल लिया। ये देखकर मैं घबरा गया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह सीधे फ्रूट खा लेगी। अगर यह कोई कमजोर एबिलिटी निकली तो बाद में पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आओ चिंग फ्रूट का गूदा निगल चुकी थी। मैं केवल मन ही मन प्रार्थना कर सकता था कि उसे कोई शक्तिशाली एबिलिटी मिले।